अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं मेहदी अब्बास। हम आज देख रहे थे थर्ड जनरेशन जो है कंप्यूटर की, हम वो देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम उस थर्ड जनरेशन को कंप्लीट करेंगे और साथ में फोर्थ जनरेशन को भी, हम फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन को भी हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन हमने कहाँ तक देख ली थी, उसकी बेस हमने देख ली थी। अब हमने उसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना था। तो आइए देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के अंदर कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि सेकंड जनरेशन जो है काफ़ी हद तक जो है वो नीड्स पूरी कर रही थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को इन्हांस करने की ज़रूरत थी। हमारी उससे काफ़ी सारी नीड्स पूरी नहीं भी हो रही थी। ठीक है, तो उसको उसकी जो इन्हांसमेंट थी उसको ओवरकम करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि थर्ड जनरेशन के अंदर आईसीज़ को यूज़ किया गया। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो सेकंड जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करा दी गई थी, लेकिन फिर भी वो हमारी नीड को पूरा नहीं कर रही थी। जैसे इसके अंदर जो है थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी का इस्तेमाल किया गया, तो इस आईसी के इस्तेमाल से इस थर्ड जनरेशन का जो साइज़ था वो बहुत ही रिड्यूस हो गया, क्योंकि एक चिप के ऊपर मैंने आपको बताया कि थर्ड जनरेशन के अंदर 100, एक स्मॉल चिप के ऊपर 100 तक कंपोनेंट्स, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर, ईटीसी वो यूज़ होने लगे। तो इनको जो आईसी को जब यूज़ किया गया तो उसकी वजह से जो है इनकी जो वर्किंग पावर थी वो ज़्यादा हो गई। तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक जो इसकी हो गई वो थे पावरफुल अकॉर्डिंग टू वर्किंग। सेकंड जनरेशन की निस्बत थर्ड जनरेशन जो थी वो ज़्यादा पावरफुल थी। ठीक है, सेकंड इसकी जो करैक्टरिस्टिक थी वो साफ ज़ाहिर है कि जो इनका साइज़ था वो रिड्यूस हो गया। साइज़, हमें जो कंप्यूटर को रखने के लिए स्पेस चाहिए होती है वो क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई। साइज़ इसका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो स्मॉलर स्पेस जो है वो ये इनको नीड हुई। किसी भी जगह पे रखने के लिए इनको जो स्पेस चाहिए थी वो कम हो गई। ठीक है, हीट प्रोडक्शन जो मज़ीद रिड्यूस हो गई। हीट प्रोडक्शन कम हो गई। आईसी चूँकि यूज़ हुए तो आईसीज़ की जो हीट प्रोडक्शन थी वो बनिस्बत जो है वो सेकंड अपना ट्रांजिस्टर के वो मज़ीद कम हो गई। तो इसकी जो हीट थी, हीट जनरेशन जो थी वो क्या हो गई, मज़ीद कम हो गई। और थर्ड जनरेशन के अंदर आके एक जो और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़ की गई, जो अभी तक यूज़ हो रही है, वो था कीबोर्ड एंड मॉनिटर का यूज़ कंप्यूटर के साथ। कीबोर्ड एंड मॉनिटर। कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज़ जो है वो थर्ड जनरेशन में आके हुआ। इससे पहले जो है कीबोर्ड और मॉनिटर यूज़ नहीं किए जाते थे कंप्यूटर के साथ। तो अच्छा, इसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी जो थी वो इन्हांस हो गई। आईसी की वजह से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो थी वो मज़ीद क्या हो गई, इन्हांस हो गई। ठीक है, अब इसके साथ जो है एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़ की गई वो था यूज़ ऑफ टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का इस्तेमाल किया गया इसके अंदर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था
और टाइम शेयरिंग क्या होती है? टाइम शेयरिंग ये होती है कि एक ही टास्क को एक से ज़्यादा कंप्यूटर अगर परफॉर्म कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग यूज़ किया गया जनाब। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर क्या चीज़ नई इंट्रोड्यूस करवाई गई? इस कंप्यूटर के अंदर जो थर्ड जनरेशन थी, अब इसका कमर्शियल यूज़ जो है वो पॉसिबल हो गया। ठीक है, जैसे कि स्मॉल कंपनीज जो थी, छोटी कंपनीज जो थी, अब लेकिन देखें अभी तक पीसी का कंसेप्ट थर्ड जनरेशन में भी नहीं आया था कि कोई भी पर्सनली जो है कंप्यूटर को पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर सकता था। लेकिन जो स्मॉल कंपनीज थी, छोटी छोटी कंपनीज थी, अब उन्होंने भी कंप्यूटर परचेज करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो कमर्शियल यूज़ जो था वो शुरू हो गया। कंप्यूटर का कमर्शियल यूज़ का ड्यूरेशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई? ठीक है, इसके अंदर जनाब टोटली जर्नल पर्पस कंप्यूटर्स जो थे, सूटेबल फॉर बोथ साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। कंप्यूटर का जो यूज़ था वो साइंटिफिकली भी होने लग गया। ठीक है, और कमर्शियली भी यूज़ इसका होने लग गया। साइंटिफिक एंड कमर्शियल यूज़। साइंटिफिक यूज़ भी इंट्रोड्यूस हो गया। साइंटिफिकली एंड कमर्शियली ये क्या हो गए? सूटेबल हो गए बोथ पर्पस के लिए किसी हद तक। थर्ड जनरेशन के आ जाने की वजह से इंट्रोड्यूस हो गया क्या इनका? कमर्शियली एंड साइंटिफिकली यूज़ हो जाना। 8 नंबर पे बताने का मकसद ये नहीं था कि कमर्शियल यूज़ इसका हम चूँकि पहले बता चुके थे, अब फिर मैं बता रहा हूँ कि इसके साथ ही बता सकते थे कि साइंटिफिक यूज़ इसका। लेकिन यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बताने का मकसद ये था कि ये पॉसिबल था अब। ठीक है, ये जो था सूटेबल था कि ये साइंटिफिकली यूज़ हो सकें और कमर्शियली भी यूज़ हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत सारी, जैसे मैंने 2 लास्ट जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई थी, लेकिन यहाँ पे जो है इसके अंदर बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ की गई। हाई लेवल लैंग्वेजेस, इनका यूज़ जो है अब आम हो गया। तो यूज़र के लिए जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है बनिस्बतन असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के। तो हाई लेवल कम्प्लीटली इनका यूज़ क्या होने लग गया? हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ होने लग गया। ठीक है, और इसके अंदर हार्डवेयर फेलियर जो था वो बहुत कम हो गया। इसकी वजह से जो इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट थी वो भी कम थी आईसी की वजह से, और मेंटेनेंस कॉस्ट कम होने की वजह से इसका जो चांसेस थे ख़राब होने के वो प्रीवियस जनरेशन की निस्बत कम थे। तो जो इसका मेंटेनेंस थी वो लो हो गई, कॉस्ट भी लो हो गई। ठीक है, और मेंटेनेंस भी कम हो गई इसकी। ठीक है, हार्डवेयर जो थे उनका फेलियर कम होने की वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो गई और मेंटेनेंस भी कम हो गई। ठीक हो गया, और हीट कंजप्शन और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, पावर कंजप्शन, वो तो डेफिनेटली जो है वो इनकी रिड्यूस हो ही गई थी। ये थी हमारी थर्ड जनरेशन। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि किन किन कंपनीज़ ने जो है इस थर्ड जनरेशन को बनाया। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जिस कंपनी ने ये कंप्यूटर बनाया तो
जो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया गया उसको नाम दिया गया मिनी कंप्यूटर का। ठीक है, मिनी कंप्यूटर इसका जो है सबसे पहला वेरिएंट था। उसके बाद जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया PDP-8 इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर जो है PDP-11 इंट्रोड्यूस करवाया गया। PDP-11 और फिर जो है इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, CDC-6600 ये कुछ एग्जांपल्स थी जो, हाँ IBM का मैं आपको बता देता हूँ। IBM ने 360 और 370 यूज़ करवाए थे, इंट्रोड्यूस करवाए थे। IBM ने 360 और 370 ये मॉडल IBM ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है, तो इन तमाम जो ये मॉडल्स थे इनके अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने बारी बारी सारी पहले बताई। तो ये थर्ड जनरेशन थी। ठीक है, थर्ड जनरेशन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी और किस तरह जो है ये थर्ड जनरेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अभी तक कंप्यूटर इस काबिल नहीं हुआ था कि वो एज अ PC यूज़ हो सके, पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे पर्सनली कोई बंदा भी यूज़ नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इसमें मज़ीद कुछ इन्हांसमेंट करनी थी, इसके मज़ीद साइज़ को कंट्रोल करना था, इसकी हीट को कंट्रोल करना था, इसकी मेमोरी जो है वो इन्हांस करनी थी और इसकी स्पीड इन्हांस करनी थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कुछ इन्हांस करना था ताकि जो पर्सनली जो है ये हमारा कंप्यूटर यूज़ हो सके। तो अभी हम चलते हैं फोर्थ जनरेशन के अंदर कि फोर्थ जनरेशन के अंदर ऐसी क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएगी जो इसके कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे उस पे ओवरकम किया जा सका जिसको। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन को हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट था, कौन सा ऐसा जादू चलाया गया कि जो PC था वो मज़ीद इतनी इन्हांसमेंट के बावजूद भी मज़ीद इन्हांस होने लगा। ठीक है, तो देखते हैं कि फोर्थ जनरेशन के अंदर हमारा कंप्यूटर क्या काम कर रहा था। फोर्थ जनरेशन, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की जो फोर्थ जनरेशन थी वो क्या चीज़ उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगी। तो फोर्थ जनरेशन के अंदर जो कंसेप्ट था वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, जो IC थे वो उनके अंदर जो कंपोनेंट इंटीग्रेशन थी उसको इन्हांस किया गया और उसको नाम दिया गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। ठीक है, IC का साइज़ जो है वो भी कम हो गया। ऑलमोस्ट IC जो है वो आई थिंक ये भी मैंने बड़ा IC बना दिया है। IC का साइज़ इतने तक भी होता है, इतना भी एक IC होता है और आमतौर पे इतने IC भी होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अमूमन IC बड़े नहीं होते, इतने साइज़ के ही IC होते हैं। अगर इसकी मिसाल देखें तो बड़ा ही हैरान कौन है कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI, इसके अंदर आप गेस करें कि कितने कंपोनेंट को इंटीग्रेट किया गया होगा, कुछ अंदाज़ा है आपको? तो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर तकरीबन 30,000 तक के कंपोनेंट को, खुद सोचें इसके अंदर 30,000 तक कंपोनेंट्स लगे हों। लेकिन अब आप तो शायद इस दफ़ा हैरान नहीं होंगे क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस लेवल तक जो है वो
आजकल इसमें इंटीग्रेट हो रहे हैं कंपोनेंट। लेकिन ये वाली जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी उसके अंदर 30,000 तक कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। कुछ लोगों को शायद पहले पता होगा कि आईसी का साइज़ क्या होता है, लेकिन जिनको अभी पता चला होगा कि आईसी इतने छोटे भी होते हैं तो वो तो यकीनन हैरान हुए होंगे। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि इससे छोटे आईसी भी होते हैं। इतने छोटे आईसी होते हैं कि उनको जो है हाथ से उठाना भी पॉसिबल नहीं होता। तो जो ये ठीक कर रहे होते हैं ना कंप्यूटर्स, लोग जो होते हैं इलेक्ट्रीशियन, अपना ये जो कंप्यूटर ठीक करने वाले होते हैं मैकेनिक्स, ये उन आईसीज़ को एक छोटी सी उसकी मदद से उठाते हैं। जो उनके पास एक होती है ना चिमटी सी होती है, उसकी मदद से उसको उठाते हैं। हाथ से उठाना भी पॉसिबल नहीं होता, इतने छोटे आईसीज़ भी होते हैं। बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंदर जो था वो 30,000 तक के कंपोनेंट एक ही सिलिकॉन चिप के ऊपर, सिंगल चिप के ऊपर, ठीक है, वो इंटीग्रेट किए गए। अब क्या हुआ, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से भी जो है उसको मज़ीद आगे की तरफ इसी ही जनरेशन के अंदर, 4th जनरेशन के अंदर लेके जाया गया। वो था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्या था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंदर जो इसकी कैपेसिटी थी, कंपोनेंट को इंटीग्रेट करने की जो कैपेसिटी थी, वो कहाँ तक जा पहुँची? वो जा पहुँची 1 मिलियन तक। ठीक है, 1 मिलियन तक जो कंपोनेंट्स थे वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए गए 4th जनरेशन के अंदर ही। ठीक है, एक सिंगल चिप के ऊपर इतने जो है वो यूज़ किए जाने लगे कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल चिप 1 मिलियन तक। अब जब इस हद तक एनहांसमेंट हो चुकी तो अब जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर आप जो अपना पीसी या अपना मोबाइल जो आप लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी कि इसका जो प्रोसेसर है वो कितना है, कितने गीगाबिट तक जो है ये इसको प्रोसेस कर सकता है, इसकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो कितनी है। फिर इसके अंदर आजकल जो है वो स्लॉट्स इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं कि ये इतने स्लॉट्स जो है में पाइपलाइंस में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है कि ये 8 पाइपलाइंस माइक्रो प्रोसेसर है जी इसके अंदर। ठीक है, उससे भी फिर वो एक एनहांस्ड टॉपिक है, उसकी तरफ नहीं जाते हैं हम। भारत जो 4th जनरेशन था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के आ जाने के बावजूद माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और इसके अंदर क्या खूबियाँ होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर भी बेसिकली एक आईसी ही है। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली एक आईसी ही है। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ए माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स all circuits needed to perform arithmetic, logic and control functions on a single chip। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक सिंगल चिप ही होती है जो क्या परफॉर्म कर सकती है, अरिथमेटिक, लॉजिक एंड कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। एक ऐसी सिंगल चिप होती है जो क्या परफॉर्म कर सकती है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अरिथमेटिक, लॉजिक एंड कंट्रोल फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। एक ऐसी चिप होती है। ठीक है, इट स्टार्टेड ए न्यू सोशल रेवोल्यूशन। साफ ज़ाहिर है भाई, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, एक नई रेवोल्यूशन का आगाज़ हो गया। ठीक है,
तो इसमें जो है फिर कंसेप्ट आया 4th जनरेशन के अंदर पीसी का, पर्सनल कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर इस काबिल हो गया था कि पर्सनली कोई बंदा इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकता। किसकी वजह से? माइक्रो प्रोसेसर की वजह से। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं कि इट्स अ चिप, ये एक चिप है, ठीक है, जो क्या परफॉर्म करती है? अरिथमेटिक, ठीक है, लॉजिक एंड कंट्रोल फंक्शंस। अरिथमेटिक फंक्शंस, लॉजिक फंक्शंस और कंट्रोल फंक्शंस को इकट्ठा ही परफॉर्म कर सकती है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 मिलियन तक जो है वो 4th जनरेशन तक क्या हो रही थी? चिप्स इंटीग्रेशंस जो हैं वो कंपोनेंट की यूज़ हो रही थी, ठीक है। अब इसके हम करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं 4th जनरेशन के। आपके ख्याल में इसमें कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि 3rd जनरेशन के अंदर नहीं थी 4th जनरेशन के अंदर? सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स तो ये है ना कि पीसी इंट्रोड्यूस हो गया, ऐसा ही है ना। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी थी कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट तो थी कि इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हो गया, और सेकंड जो थी वो पीसी के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। फर्स्ट जो है वो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आ गया जी इसके अंदर। फिर इसके बाद पीसी डेवलप हो गए, पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए जी, ठीक है। और इसके अंदर क्या खूबी आ गई? सॉफ्टवेयर्स, पीसी आ जाने की वजह से लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स। लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब साइज इनका बहुत रिड्यूस हो गया, स्मॉल साइज के पीसी आने लग गए जी। साइज स्मॉल हो गया, कॉस्ट कम हो गई, ठीक है, हीट प्रोडक्शन कम हो गई। और क्या, पावर कंजप्शन साफ ज़ाहिर है, स्मॉल साइज़ है, छोटी छोटी आईसीज यूज़ हो रही हैं, तो वो पावर भी कम लेने लगी, पावर कंजप्शन कम हो गई। ठीक है, पावर कंजप्शंस क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, इस साइड पे आ जाते हैं हम, कि इस जनरेशन के अंदर 4th जनरेशन के अंदर जो इनपुट डिवाइसेस थी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस काफ़ी सारी इंट्रोड्यूस हो गई। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो थी वो काफ़ी सारी इसके अंदर यूज़ होना शुरू हो गई। अब इस वजह से जो है वो क्या हुआ कि इन मुख्तलिफ किस्म की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की वजह से वायर्स भी यूज़ होना कम हो गई। ऐसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गई जो वायरलेस थी, ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल दूं, ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाले आप मिसाल लें कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाले स्पीकर्स, वो एक मैं आपको मिसाल दे दूं छोटी सी, वो आ गए, ठीक है। वायरलेस कीबोर्ड और माउस आ गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो यानी उसका जो यूज़ था, कंप्यूटर का जो यूज़ था, उसको रिलायबल से रिलायबल बनाने की कोशिश की गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होता है, किसी को है कॉन्सेप्ट मल्टीमीडिया का? अगर आपको किसी ने मल्टीमीडिया की डेफिनेशन नहीं बताई तो मैं आपको बता दूं कि मल्टीमीडिया ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर पिक्चर, वीडियो, वॉइस, ये सारी जो चीज़ें हों वो कंबाइन, टेक्स्ट, साथ टेक्स्ट भी आ रहा हो, ये सारी चीज़ें एक जगह एक सॉफ्टवेयर के अंदर कंबाइन हो, तो उसको क्या कहते हैं, हम मल्टीमीडिया कहते हैं। तो मल्टीमीडिया सपोर्ट थी इस जनरेशन के अंदर, सपोर्ट ऑफ मल्टीमीडिया 4 जनरेशन के अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब जी 9th नंबर पे देखते हैं इसके अंदर कौन सी करैक्टरिस्टिक इंट्रोड्यूस करवाई गई। हाँ, GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो होता है वो क्या होता है कि वो यूज़र को, जो कंप्यूटर का यूज़ है उसको यूज़र फ्रेंडली बनाता है, ठीक है। आपके फ्रंट एंड पे जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, जैसे अब आपके PC पे नज़र आ रहा होता है ना कि प्ले क्लिक करते हैं आप, तो ये पहले नहीं था। प्ले क्लिक करते हैं तो वो प्ले हो जाता है। पहले क्या होता था, कमांड लाइन देनी पड़ती थी उसको प्ले करने के लिए। कंप्यूटर को कमांड लाइन में बताना पड़ता था कि फ़लाँ चीज़ को क्या करो, प्ले करो। आप क्या करते हैं, एक सिंगल GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया है। ग्राफिक्स हैं आपके सामने, कुछ बटन बने हुए हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ इशारे हैं जिनको आप अपनी लैंग्वेज में, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज में आप उसको मतलब कि यूज़ करना आपके लिए यूज़र फ्रेंडली हो गया है। कंप्यूटर यूज़ करना इजी हो गया है आपके लिए। इसको क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे विंडो है, विंडोज़ वगैरह, ये क्या होती हैं, GUI होती हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, GUI का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद कमर्शियल यूज़ इनका बहुत इजी हो गया, कमर्शियली यूज़ होने लगे ये, और इनकी जो रिलायबिलिटी थी कमर्शियल यूज़ में वो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। और जर्नल पर्पस कंप्यूटर भी हमारे पास अब अवेलेबल थे। पहले तो ये होता था ना कि कहीं 3rd जनरेशन के अंदर कि कहीं लेबॉर्ट्रीज़ में या कहीं कंपनीज़ में यूज़ हो रहे थे PC, तो अब जर्नल पर्पस के लिए भी अफोर्डेबल थे, कंप्यूटर यूज़ होने लग गए। अब रह गई 4th जनरेशन की एग्जांपल्स, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी एग्जांपल्स, चंद एक जो हैं वो फेमस एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर थी। फिर हम देखेंगे 5th जनरेशन को। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो PC है। उसके बाद जो है Apple II यूज़ किया गया। उसके बाद Cray 2 यूज़ किया गया, Cray 1 भी यूज़ किया गया था, Cray 1 एंड 2 ये यूज़ किए गए, ठीक है। ADM, उसके बाद जी HP पवेलियन,
ETC। ठीक है, ये इसकी जी एग्जाम्पल्स थी, लेकिन फिर भी जो है कुछ चीज़ों को मज़ीद इन्हांस करने की ज़रूरत थी। ठीक है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम मिस कर गए हैं, सॉरी, कि माइक्रो प्रोसेसर को कब इन्वेंट किया गया और किस कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर बनाया। ये एग्जाम्पल्स को मैं अरेज करने लगा हूँ। माइक्रो प्रोसेसर को कब और किसने बनाया ये तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को जी बनाया इंटेल कंपनी ने। इंटेल ने इसको इन्वेंट किया। ठीक है, नवंबर 1971 में, नवंबर 1971 के अंदर इंटेल ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और इसका जो फर्स्ट मॉडल था वो था इंटेल 4004। ये इसका फर्स्ट वेरिएंट था माइक्रो प्रोसेसर का, इंटेल 4004 मैं 1 लिख दिया, सॉरी। ठीक है, अब हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन को, कि फिफ्थ जनरेशन के अंदर कौन सी इन्हांसमेंट आई। ठीक है, और कौन कौन सी रेवोल्यूशंस को फिफ्थ जनरेशन के अंदर यूज़ किया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि फिफ्थ जनरेशन को जो है, फिफ्थ जनरेशन को भी हम कोशिश करेंगे कवर करने की। लेक्चर का टाइम थोड़ा रह गया है तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको जल्दी जल्दी हम ओवरकम कर लें। तो इसमें जो है जो इन्हांसमेंट है वो मैं आपको बता दूं, और ताकि जो हम इन फिफ्थ जनरेशन से भी गो थ्रू हो जाएं। फिफ्थ जनरेशन को 1989 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, और इसमें जो आईसी यूज़ किए गए उनको नाम दिया गया अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन का नाम दिया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जो कैपेसिटी थी वो 10 मिलियन तक जो है इसके अंदर वेरी लार्ज जो थी उसके अंदर क्या था 1 मिलियन इंटीग्रेशन पॉसिबल थी, और इसके अंदर अल्ट्रा लार्ज के अंदर 10 मिलियन तक इंटीग्रेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी। तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएगी जो कि फोर्थ जनरेशन के अंदर नहीं थी। तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो चीज़ यूज़ करवाएगी वो ये थी कि कंप्यूटर को थिंकिंग पावर दी जाए, कंप्यूटर को ऐसा बनाया जाए कि वो ह्यूमन की जो नीड है उसको पूरा कर सके। इसके अंदर जैसे रोबोट्स जो थे वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, और इसके अंदर जो थिंकिंग पावर थी वो लाने के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI भी इसको कहते हैं। AI क्या होती है? AI जो है वो कंप्यूटर की एक ब्रांच है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की, कंसर्न विद मेकिंग कंप्यूटर बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन। ठीक है, मेकिंग कंप्यूटर सेंसिंग और बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन। तो ये इस पे अभी भी बहुत काम हो रहा है AI के अंदर, और आने वाले वक्तों में जो है वो ऐसे रोबोट्स बन जाएंगे जो कि ह्यूमन नीड को बिल्कुल ही ओवरकम कर लेंगे। 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो ऐसे रोबोट्स आ जाएंगे जो कि ह्यूमन की नीड को क्या कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे। और ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पॉसिबल है। अब हम देखते हैं कि फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स थी वो कौन कौन सी ऐसी यूज़ की गई जो कि फोर्थ जनरेशन के अंदर नहीं थी। तो करैक्टरिस्टिक्स इसकी हम देखते हैं। सबसे पहला जो था वो AI था, यूज़ ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ था। ठीक है, सेकेंडली इसमें क्या था, तरतीब के साथ चलते हैं ताकि जो है हमारा कोई पॉइंट मिस ना हो।
एआई ने क्या किया कि प्रोग्राम को लिखने की नीड को कम कर दिया। एआई ने क्या किया, ओवरकम किया नीड ऑफ प्रोग्राम राइटिंग। ओवरकम किस चीज को किया, नीड ऑफ प्रोग्राम राइटिंग। यानी हमारी एआई की ब्रांच ने प्रोग्राम राइटिंग की नीड को क्या कर दिया, कम कर दिया। इसके अलावा इसने क्या किया, अलाउ द कंप्यूटर टू गिव कमांड इन एनी नेचुरल लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश। ठीक है, एआई की वजह से नेचुरल लैंग्वेज कमांड्स आ गई। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज कमांड्स हो गई। इसके अलावा यूज़ ऑफ ऑप्टिकल माउस एंड कीबोर्ड आ गया, जो कि बहुत ही फास्ट थे। पहले वो आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, पहले जो माउस थे उनके अंदर एक बॉल सी लगी होती थी, वो उसकी स्पीड जो आप क्लिक करते थे थोड़ी देर बाद जाके क्लिक होता था, उसकी स्पीड कम थी। तो अभी ऑप्टिकल, जैसे ये लाइट वाले आजकल माउस यूज़ होते हैं, ये वाले माउस आ गए। कीबोर्ड्स भी इसी तरह जो है वो लाइट कीबोर्ड है। ठीक है, उसके अलावा जो है जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है, रैम और हार्ड डिस्क, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, वो जो थे उनका जो मेमोरी साइज था वो बहुत क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड कैपेसिटी जो है इन दोनों से बढ़ गई। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स ये किस किस कंपनीज़ ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया है, जो अभी तक भी यूज़ हो रहे हैं। ये प्रेजेंट 1989 से प्रेजेंट तक यही है। ठीक है, इसमें IBM के कंप्यूटर्स हैं। ठीक हो गया, उसके अलावा नोटबुक्स हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ की। उसके अलावा जी ओरिजिन 2000, इसके एक एग्जांपल है। पैराम इसका है 10,000 वेरिएंट जो है। ठीक है, और इसके अलावा रोबोट्स डिफरेंट किस्म के, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ तक हमारी 5th जनरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। होपफुली आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, अभी आप बताएं, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक जो है हमारी जनरेशन्स इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो गई। ठीक है।